डीएनए में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा आज का डीएनए थोड़ा देर से शुरू हो रहा है और उसकी वजह यह है कि अब से थोड़ी देर पहले मैं पाकिस्तान से आई एक धमकी को सुन रहा था। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले आई है और यह धमकियों का सिलसिला आज सुबह से चल रहा है। क्या धमकी आई है हम आपको बताएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हमने भारत में जिहाद के खिलाफ जो अभियान शुरू किया था वो अभियान अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है और पाकिस्तान को बहुत दर्द हो रहा है। पिछले 24 घंटों से मुझे लगातार पाकिस्तान से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं। इन मैसेजेस में कहा जा रहा है कि तुम्हें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान याद है? पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था क्या तुम्हें याद है? बालाकोट के बाद भारत के फाइटर प्लेन कैसे गिराए गए थे वो तुम्हें याद है? और धमकियां देने वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा भी वही हश्र होगा। और अभिनंदन वर्धमान की तस्वीरें भेजी जा रही हैं। भारत का जो विरोधी प्रोपेगेंडा है वो भेजा जा रहा है। फोन पर अब से थोड़ी देर पहले एक और धमकी आई और धमकी में यह कहा गया कि पूरे देश में अब हमारे खिलाफ जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अभी तो सिर्फ केरल में हुई है, अब बाकी राज्यों में भी होगी। वो कह रहे हैं कि अब दिल्ली में भी होगी, पंजाब में भी होगी। इतनी सारी जानकारी इनके पास कहां से आई, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। धमकी देने वाले पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत में जगह जगह उनके लोग बैठे हुए हैं और वो हमारे बारे में, मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं कहां रहता हूं, कहां हमारा दफ्तर है, कहां हमारी क्या लोकेशंस हैं, ये सब वो जानते हैं। और इन धमकियों से भारत और पाकिस्तान के जिहादियों के बीच का ये नेक्सस आज आप सबके सामने उजागर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी धमकियां पाकिस्तान से आ रही हैं। इससे साफ हो गया है कि भारत में जिहाद फैलाने वाली टीम के कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। आज हम भारत और पाकिस्तान के जिहादियों के इसी नेक्सस का पर्दाफाश करेंगे, इसी गठबंधन का पर्दाफाश करेंगे। और थोड़ी देर में मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा। जो धमकी आई है उसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्डिंग मैं आज आपको सुनवाने वाला हूं। हम चाहते हैं कि पूरा देश, भारत तो सुने ही, पाकिस्तान भी आज कान खोलकर सुन ले। वैसे तो जी न्यूज पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारे लोग जी न्यूज ही देखते हैं। और इसके बाद हम भारत विरोधियों को भारत की शक्ति का एहसास कराएंगे। आज से 22 वर्ष पहले भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण ने पूरी दुनिया को 440 वोल्ट का झटका दिया था। ऑपरेशन शक्ति को इतनी गोपनीयता के साथ पूरा किया गया था कि अमेरिका तो क्या, पोखरण के आसपास के गांव वालों को भी इसकी खबर तक नहीं मिली। उस दौर में परीक्षण के लिए जरूरी सामान को आलू और प्याज के ट्रकों में भरकर पोखरण तक लाया गया था, क्योंकि अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स लगातार निगरानी कर रहे थे और उन्हें चकमा देने के लिए यह विशेष रणनीति बनाई गई थी। यह भारत के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मिशन था, जिसके बारे में आज आप सबको समझना भी चाहिए और उस दिन को याद भी करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से आगे की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। 2 गज की दूरी अगर ढीली हुई तो कोरोना का संकट और बढ़ेगा। इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना संक्रमण गांव तक न पहुंचे, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन मनुष्य का मन है, लोग अपने घर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तारीफ कर रही है। इसके लिए सभी राज्यों के प्रयास सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री ने 53 दिनों में 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने केंद्र पर कोरोना के बहाने राजनीति का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र को इस मुश्किल वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य अच्छा काम कर रहा है और केंद्र को समझना चाहिए कि बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को लेकर अपनी राय रखी। महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात और पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रेड जोन के लोगों को ग्रीन जोन में जाने की इजाजत नहीं दी जाए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के फैसले का अधिकार राज्य सरकार को देने की मांग की। लॉकडाउन में रेल मंत्रालय कल से विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है। आईआरसीटीसी ने आज शाम से स्पेशल ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। इस दौरान हावड़ा से दिल्ली ट्रेन के AC 1 और AC 3 के टिकट केवल 10 मिनट में बिक गए। कल दिल्ली से अलग अलग शहरों के लिए 15 ट्रेनें चलेंगी। इन शहरों से दिल्ली के लिए ट्रेनें वापस भी आएंगी। अभी आईआरसीटीसी की वेबसाइट से सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही बुक कर सकते हैं। इन ट्रेनों में AC फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और AC 3 टियर होंगे। इन ट्रेनों का किराया राजधानी ट्रेनों के बराबर होगा। सिर्फ एयर कंडीशन ट्रेनें ही चलेंगी। स्पेशल ट्रेनों में RAC के टिकट नहीं मिलेंगे। ट्रेन चलने से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में SOP जारी की है, जिसके तहत ट्रेन के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। रेलवे की गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों के लिए चेहरा ढकना और स्क्रीनिंग जरूरी होगी। आईआरसीटीसी की तरफ से तैयार खाना और पानी मिलेगा। स्टेशन पहुंचने के लिए कंफर्म टिकट ही लॉकडाउन के पास का काम करेगा। संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाने पर ही यात्रा की इजाजत होगी। रेल यात्रा करने वालों को क्वारंटीन करने का फैसला राज्य सरकारें लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्पेशल ट्रेन चलाने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कल यानी 12 मई से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की वजह से वायरस फैलने का खतरा बढ़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने भी इस महीने के आखिर तक नियमित रेल सेवा और हवाई सेवा न शुरू करने की अपील की है। पलानीसामी ने कहा कि चेन्नई में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसीलिए उनके राज्य में रेल सेवा 31 मई तक शुरू न की जाए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 के पार पहुंच गई है। आज कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,213 नए मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 97 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में संक्रमण से 2206 लोगों की मौत हुई है। देश में 20,917 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब कोरोना मरीज को डिस्चार्ज के बाद 7 दिन आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। इससे पहले सरकार ने 8 मई को रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं थी। पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, उसके भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड है या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल कई लोगों के मास्क न लगाने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। देश भर में अब तक 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ चुके हैं। मार्च में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने को लेकर छूट की समय सीमा 31 मई तक के लिए बढ़ा दी है। ये राहत उन पॉलिसी के लिए है जिनका प्रीमियम पेमेंट मार्च में होना था। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना के केस बढ़कर 22,171 हो गए हैं। राज्य में कोरोना से 832 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल के 158 कैदी कोरोना संक्रमित हैं। जेल के 26 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में कोरोना के 3 केस मिले हैं। मुंबई के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में भी कोरोना का केस सामने आया है। देश में कोरोना से दूसरा सबसे प्रभावित राज्य गुजरात है। गुजरात में भी कोरोना के केस बढ़कर 8,194 हो गए हैं। यहाँ कोरोना से अब तक 493 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन ने बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पर डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है। अहमदाबाद में कैश ऑन डिलीवरी प्रतिबंधित करके कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहन
दिया गया है और जितने भी कैशलेस पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूपीआई हैं, इनके माध्यम से लोग ऑर्डर करके होम डिलीवरीज का लाभ ले सकते हैं। कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तमिलनाडु है, जहां कोरोना के केस 7,204 हो गए हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में अब तक 140 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 35 पुलिस वाले इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि एक कांस्टेबल की मौत हुई है। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के एक सब इंस्पेक्टर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंदिर मार्ग थाने का एक कांस्टेबल भी कोरोना पॉजिटिव है। दिल्ली कोरोना केस के मामले में देश में चौथे नंबर पर है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 6,923 मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सावधानी बढ़ाने की अपील की है। सब जगह केस बढ़ रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि कोरोना जो वायरस है अब ये कोई 2 या 3 महीने का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, पूरी दुनिया में रहने वाला है और इसके साथ सीखने पड़ेंगे तरीके हमारे को किस तरह से कोरोना के साथ रहा जाए। बिल्कुल इसके बारे में नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा सबूत लेकर आए हैं और आज बहुत सारे लोगों की पोल खुल जाएगी। इससे पहले आप सिर्फ सुनते थे कि पाकिस्तान से लोगों को धमकियां आती हैं, इससे पहले आप सुनते थे कि भारत में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो पाकिस्तान से मिला हुआ है, लेकिन आज मैं आपके सामने जीता जाता जागता सबूत लेकर आया हूं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो मुहिम चला रहे थे जिहाद को लेकर पिछले कई दिनों से, वो कैसे पाकिस्तान को परेशान कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों से हम आपको जिहाद के अलग अलग रूपों के बारे में, अलग अलग रंगों के बारे में बता रहे थे। हम आपको ये कह रहे थे कि कैसे ये सारे लोग नकली जिहाद के नाम पर लोगों का खून बहा रहे हैं और इस देश में अशांति फैला रहे हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का आम आदमी भी अब इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहा है। इससे पहले लोगों के मन में यह बात रहा करती थी, वो जिहाद से, नकली जिहाद से परेशान रहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे डर के मारे। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें डर लग रहा है, लेकिन अब आम आदमी खुलकर सामने आ रहा है। खास आदमी आज भी डरा हुआ है। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी खुलकर बात करने से डर रहे हैं, हालांकि उनके मन में यही बात है। लेकिन देश के जो आम लोग हैं, आप लोग, वो सबसे हिम्मती होते हैं, इसलिए देश का आम आदमी अब बाहर निकल आया है। जिस जिहाद शब्द का जिक्र करना भी भारत में गुनाह हो चुका था, जिससे लोग डर जाते थे, अब उस जिहाद पर ही एक सार्थक बहस शुरू हो गई है और वो भी खुलकर। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि मतभेद में ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। अगर जिहाद को लेकर आपकी और हमारी परिभाषाएं अलग अलग हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम एक दूसरे को मारने पर आमादा हो जाएं और हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का एक युद्ध छेड़ दें। लेकिन पिछले 70 सालों से इस देश में जो गलत हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, जिहाद की जो परिभाषा बाकी लोगों को बताई जा रही है, वो परिभाषा गलत है। अब उस परिभाषा को छोड़ना होगा, बदलना होगा। उस परिभाषा पर अब इस देश में जिहादियों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमारा कहना यह है। और जिस देश का अस्तित्व ही जिहाद पर टिका हुआ है, यानी पाकिस्तान, जिस देश का निर्माण ही जिहाद की विचारधारा के आधार पर हुआ है, उस देश को लोकतंत्र की यह खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान इस समय कितना परेशान होगा। जी न्यूज पर दिखाए गए जिहाद के सच से अब पाकिस्तान भी बुरी तरह तिलमिला गया है। पाकिस्तान में बैठकर जो लोग यहां के लोगों को रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे, अब वो परेशान हो रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों से मुझे लगातार पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं। जिहाद पर बात करने के लिए विरोध किया जा रहा है। मेरी व्हाट्सएप टाइमलाइन पर भी ऐसा ही हो रहा है। व्हाट्सएप पर मुझे लगातार भारत विरोधी तस्वीरें भेजी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। इन धमकियों के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वो तस्वीरें भेज रहे हैं जिनमें जब उनका प्लेन क्रैश कर गया था और पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार किया था कुछ दिनों के लिए, वो तस्वीरें भेजी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ये तस्वीर तो याद होगी, इसे भूलना मत। ये धमकियां, फोन कॉल्स और तस्वीरें पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता का प्रमाण है। पाकिस्तान से फोन करने वाले ये लोगों की जुबान पर सिर्फ नफरत और धमकियां हैं।
पाकिस्तान के जिन नंबरों से मुझे कॉल्स आ रही हैं वो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए हैं, उनके नंबर, उनके संदेश क्या हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। आज सुबह पाकिस्तान के, ये जब मैं सुबह उठा तो पाकिस्तान के बहुत सारे नंबरों से मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए थे, कुछ इस तरीके के, उनमें ऐसे संदेश लिखे हुए थे, वो मैंने पढ़ लिए। उसके बाद अचानक पाकिस्तान के ही एक नंबर से एक कॉल आया और जिसने कॉल किया उसने सीधा कहा मेरा नाम लेकर कि क्या मैं वही आदमी बोल रहा हूं। आप सुनिए। आर यू इंडियन? यस। अच्छा, तो हम लोगों ने फ्री बलोचिस्तान के नाम से पेज बनाया हुआ है ना? अरे भाई आपको किससे बात कौन सी करनी है? बलोचिस्तान? मैंने आपसे ही बात करनी है। आप सुधीर चौधरी हो? जी। तो आप लोगों ने ये फ्री बलोचिस्तान के नाम से। इसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ी। असल में मेरे फोन में किसी का भी की बातचीत रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है। इस फोन में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो फीचर नहीं है जिससे कि मैं कोई भी कॉल रिकॉर्ड कर सकूं। इसलिए मुझे दूसरे फोन से इस नंबर को, इस कॉल को रिकॉर्ड करना पड़ा। इसमें मुझे कुछ समय लग गया और उसके बाद जो बाकी की बातचीत थी वो मैंने एक दूसरे फोन पर रिकॉर्ड की, यानी उसका एक वीडियो बनाकर रिकॉर्ड किया। उसका भी एक अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या चाहता था और इसके विचार क्या थे। सुनिए आप। जी न्यूज देखा करो, आपको एकदम सब अच्छा लगेगा। सुधीर चौधरी है, मेरी बात सुनिए। मैं आपका प्रोग्राम एनालाइज देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है? अगर आप रियल में सुधीर चौधरी हैं। हाँ मैं रियल में ही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम डीएनए देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। आप गैर जानबदार बात करते हो, ठीक है? बाकी कल जो आपने एक स्टेटमेंट किया जहाद कलम वाला, एक आपने किया था कल। हाँ तो मैंने गलत क्या कहा उसमें? सर मैं आपका डीएनए प्रोग्राम देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है? लेकिन आप गलत नहीं है, ठीक है? ये आपने मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि ये आपका नंबर वहां पे था तो मैंने ये नंबर आपका लिया है वहां से। अब आप मुझे बताओ कि जिहाद के बारे में मैंने क्या गलत कहा है? जिहाद में आप बेकसूर लोगों का खून बहाओगे, ये जिहाद है? सर आप देश तोड़ने की बात करोगे, ये जिहाद है? सर कौन सा बेकसूर हमने जिहाद में खत्म किया, मुझे बताए, किसकी जान ली? आप कश्मीर की हालत देख लो, आईएसआई में आप जाके लड़ते हो, आईएसआईएस में, वो उसको आप जिहाद मानते हो? ये जो नाइको जो कर रहा था कश्मीर में, इसे आप जिहाद मानते हो? आप कश्मीर का एक भी बंदा मुझे ऐसा ला दें, आप अपने न्यूज चैनल पे ऐसा कश्मीर का बंदा ला दें जो कहे कि हम इंडिया के साथ हैं, ठीक है? मैं आपको हजारों ऐसे बलूचिस्तान के बंदे ला के बैठा दूंगा जो कहेंगे हम पाकिस्तान के साथ हैं। आप लोगों ने कश्मीर में इतना जुल्म किया है सर, आप लोगों ने कश्मीर में इतना जुल्म किया, कश्मीर की आवाम आप लोगों से बदजन हो चुकी है। मनमोहन सिंह, उसके अलावा जो पटेल था, उनके दौर में इतना जुल्म नहीं हुआ था कश्मीर में। तो आपने देखा होगा यहां तक ये बातचीत हुई और मैंने इस बातचीत को रिकॉर्ड भी किया और उसके बाद मैंने दिन में ट्वीट भी किया। और किसी भी कोई भी जिम्मेदार नागरिक यही करेगा कि आप ऐसे फोन को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही थी ये नेचुरल नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नंबर, जो मेरा अपना नंबर है, पर्सनल नंबर है, फोन नंबर, सोशल मीडिया पर आपको कोई कुछ भी लिख सकता है क्योंकि वो पब्लिक है, लेकिन मेरा ये नंबर पाकिस्तान में इन लोगों के पास कैसे पहुंचा, कहां से आया, इन्हें ये सारी की सारी जानकारी कहां से मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये सारे लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने शुरू किए हैं और ये बात बतानी शुरू की है कि अभिनंदन वर्धमान, तुम्हें याद है, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। और उसके बाद भारत को लेकर जितना भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी तरह के वीडियोस, उसी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती रहीं। कुछ लोगों ने बलूचिस्तान का मामला उठाया और ये कहा कि तुम बलूचिस्तान का सपना देखना छोड़ दो, बलूचिस्तान तो तुम ले नहीं पाओगे, कश्मीर भी, ये कहते हैं कश्मीर भी तुम्हारे पास रुकेगा नहीं, पहले कश्मीर बचा लो। इसके बाद डीएनए शुरू करने से लगभग कुछ मिनट पहले मुझे फिर दोबारा इसी नंबर से कॉल आया और आज इसीलिए ये डीएनए की शुरुआत करने में देर हो गई। और उसके बाद फिर से वैसी ही धमकियां दी गई। मुझसे कहा गया कि अभी तो मेरे खिलाफ सिर्फ केरल में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी देश के अलग अलग राज्यों में
और ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई जाएंगी। मुझसे कहा गया कि तुम्हें अभी पता भी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। धमकी देने वाले इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोग भारत में हर जगह बैठे हुए हैं, ये लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। पहले आप ये क्लिप सुनिए। मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? आपको तो केरला में आपकी एफआईआर कटी हुई है ना बगैर जमानत के केरला में। अब दिल्ली में भी एफआईआर होगी, पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जो बैठ के आप डीएनए भाषा चलाते हो ना, आवाम को वर्गलाते हो, बेवकूफ बनाते हो ना आप। आपने क्या समझा? ये जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन। लेकिन तेरा जो नंबर है ना, ये सारी उम्र चलने वाला नंबर है। अभी तो सिबर कर, तेरे साथ तू ऐसे ना इंसान नहीं है। मैंने तुझे इंसान समझा हुआ था, बड़े प्यार से तुझसे बात मैंने की थी। तो क्या करोगे अब? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा। आपके केरला में आपके खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है। जब ये आपने प्रोग्राम किया था, ये जो 3 रुकन वाला मुसलमानों के खिलाफ, ये तुम्हारी टीम केरला में है ना आपके ऊपर एफआईआर। ये तुम्हारी ही टीम है जिसने की है? सर मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है अपनी टीम पे, क्योंकि मेरी टीम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए है ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगा भाई। क्यों? ये आपको कैसे पता कि निकलो यार, आपको तो मुकाबला मेरा खुद करना चाहिए था। ये आपको कैसे पता कि एफआईआर होगी सब जगह? ये लोग एफआईआर करने से पहले आपसे पूछते हैं? सर मैं वो बंदा हूँ, तेरी सोच है, आप लोगों की जहाँ सोच खत्म होती है ना, हमारी सोच वहाँ शुरू होती है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता कि हमारी अप्रोच क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैंने आपको इंसान का बच्चा समझा था, आपसे बड़े प्यार से बात की थी। मैंने कहा चलो यार भाई है, कोई मसला नहीं है। तो आपने मेरा नंबर अगले लोगों को दे दिया। आप क्या समझ? तो जो शख्स था, मैं बार बार इससे पूछता रहा कि क्या तुम आईएसआई के लिए काम करते हो, तुम हो कौन? और ये शख्स इस बात से बड़ा नाराज था, बहुत गुस्से में था कि इसका नंबर मैंने सार्वजनिक क्यों कर दिया। अब इस बातचीत का दूसरा हिस्सा सुनिए। इस हिस्से में यह व्यक्ति कहता है कि हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमारे अपने लोग, हमारे ही देश के लोग हमारे देश के मीडिया को गलत नामों से पुकारते हैं, इसलिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि हमारे अपने लोग हमारे साथ नहीं हैं। इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि इन लोगों की पहचान बहुत ऊपर तक है और ये लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सुनिए। आप क्या समझते हो कि ये ऐसे ही है? ये नंबर मेरा सिर्फ एक दिन चलेगा, ठीक है? अच्छा, मैं चाहता तो आपका नंबर कई ग्रुपों में शेयर करता, तेरी वो खोचरी करवाता, तू याद रखता। लेकिन मुझे ये वो आदत नहीं है। आगे से जो मुझे ना ये गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं तेरे जो कारिंदे हैं, आरआरएस के जिसे बोलते हैं ना कारिंदे, बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल कर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताओ, ये सब कुछ आप ही लोग करवा रहे हो यहाँ पर, जो इंडिया में जो इतनी एफआईआर हो रही है? ये आप लोगों के मुकद्दर फूट गए हैं भाई, मुकद्दर फूट गए। आप लोग भगवान से दुआ करोगे, अल्लाह पाक आप लोगों पे रहम करे। बस ये देखो, मुझे ये बताओ, मोदी है या बीजेपी है या जो भी आपके सबका जो है, आपके जो आए हैं ना सीएम वगैरह, उन्होंने खत्म हो जाना है, उन्होंने चले जाना है। 5 साल बाद हर बंदे ने चेंज हो जाना है। आप लोगों ने रहना है, ठीक है? मीडिया वालों ने रहना है। तो आप लोग गैर जानबदार नहीं बन सकते? मुझे ये बताएं। हाँ, आप लोगों को गोदी मीडिया क्यों बोला जाता है? लोग इतनी अबड़ास क्यों निकालते हैं? आपके अपने बंदे ही आप लोगों को इतना बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं, हमें तो कोई बुरा भला नहीं कहता, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बुरा भला कहते हैं। हजारों वीडियो मैं आपको शेयर कर दूं, हजारों वीडियो जो आपने मेरी देखी होंगी, मैंने जो शेयर की है आपको वीडियो, बैठ के लोग क्या कर रहे हैं आपके बारे में, क्या तबसरे हो चल रहे हैं, पता है? तो आप इन्हीं लोगों से मिले हुए हो। तो आपने देखा, ये आदमी ये कह रहा है कि हमारे अपने ही लोग, यानी हमारे अपने देश के लोग हमारे साथ नहीं हैं। और इसकी एक बात और आपने नोट की होगी, ये आदमी ये कह रहा है कि इसका ये जो फ़ोन नंबर है, जो मैंने आपके स्क्रीन पर भी डाला, क्योंकि मैंने दूसरे फ़ोन से इसको रिकॉर्ड कर लिया था, इसका एक वीडियो बना लिया था स्क्रीन का, जिसमें इसका नंबर भी दिख रहा है। ये कहता है कि इसका जो नंबर है ये एक ही दिन चलेगा, यानी ये कोई प्रोफेशनल है जो अपना नंबर बार बार बदलता है। हालांकि इसका नंबर हमने सिक्योरिटी एजेंसीज को भी दे दिया है, लेकिन ये खुद कह रहा है कि इसका नंबर एक ही दिन चलता है। और मुझसे ये कह रहा है कि मेरा नंबर तो एक ही दिन चलेगा, लेकिन तुम्हारा नंबर जीवन भर चलेगा, इसलिए तुम सोच लो। इसके बाद जो आगे बातचीत हुई उसमें इसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा दफ्तर कहाँ है, मैं सब जानता हूं।
और मैंने जब इसको ये कहा कि जिहाद हम चलने नहीं देंगे इस देश में, तो इसने कहा कि जिहाद तो अमेरिका तक नहीं रोक पाया, तो तुम क्या रोकोगे। अब वो बातचीत सुनिए। तो आपने ये क्या सोचा कि मेरा नंबर आप दे के 4 बंदों को मुझे ऐसी वर्ग ला लेंगे? हाँ, वैसे मैंने तो मर्द का बच्चा तुझे समझा था यार। अच्छा, मर्द का बच्चा समझ, लेकिन तू मर्द का बच्चा नहीं निकला यार। जवाब दे। तुम आईएसआई से बोल रहे हो? सर बस फिर वही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आईएसआई के एजेंट हो? अभी तो सर मेरी बात सुनो ना आप। मैं आपकी एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। मुझे फख्र है, आपके हर सफ में हम बैठे हुए हैं, हर सफ में। अच्छा, तो तुम्हें मेरा पता, घर का पता भी पता है? हर चीज का, हर चीज। केरला में आपके बगैर एफआईआर के आपके ऊपर एफआईआर निकली हुई है। अभी तो बंबई में होगी, दिल्ली में होगी या पंजाब में होगी। आप देखते जाओ आपको क्या होता है। आपने कल से बड़ी शरीफ होने के बादशाह ने मुसलमानों के 2 दिन पहले आप मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे थे, अभी आप फौरन मुसलमानों की तरफ धारा शुरू कर दिया है। मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। यार ये दोगली पॉलिसी छोड़ दो, 2 रंगी ना 1 रंग हो जा। नहीं, मेरी एक ही पॉलिसी है, और मेरी पॉलिसी ये है कि जिहाद को हम यहाँ चलने नहीं देंगे इंडिया में। कोई मसला नहीं। जहाद को, आपको पूरे जहाद को, मेरी बात सुने, जहाद को तो अमेरिका भी नहीं चलने दे रहा। ठीक है, 26/11 के बाद उन्होंने कहा कि सब मुसलमान टेररिस्ट को खत्म करेंगे। आपका ये मोदी आया था, डोनाल्ड ट्रंप आया था आपके इलाके में, हम मिलकर जी वी फाइट मुस्लिम टेररिज्म। आज वही मुस्लिम टेररिज्म के सामने वो सरेंडर किया हुआ, 17 साल से मार खा रहा है तालिबान से। आखिर उसने दोहा में मुलाकात करके उन्होंने कहा मेरी जान छुड़वाओ। पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है कि मेरी जान छुड़वाओ, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जाने दो। यार ये तुम लोग नहीं खत्म कर सकते, अल्लाह के बंदो, ये तुम लोग नहीं खत्म कर सकते। ये तारीख ही बहुत बड़ी है। चलो देखते हैं, कश्मीर अपने दिमाग से निकाल दो तुम। सर कश्मीर को छोड़ो, निकाल दिया दिमाग से। ये आप लोग, ये जो माचिस है ना, माचिस आप लोगों ने अपना घर खुद जलाना है। ठीक है, आज मैं देख रहा था जो रेडी वाले हैं ना, जहाँ मुस्लिम है उनकी रेडियां खराब की जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है। जहाँ ये आपके अरेस्ट का झंडा लग रहा है उसको इजाजत मिल रही है। क्या वजह है? ये क्या तासब क्या फैलाया जा रहा है? आप लोग क्या तासब फैलाया जा रहा है? आप लोग क्या दिखाना? तो ये आपने देख लिया, ये पाकिस्तान में बैठे हुए वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की टीम के सदस्य हैं, इसी टीम में खेल रहे हैं, उसी गैंग के मेंबर्स हैं। और जैसे ही हम इनके पीछे पड़े, अब पाकिस्तान से धमकियां आनी शुरू हो गई। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। ये जो व्यक्ति है, जो मुझे लगातार कल रात से इसने मुझे मैसेजेस भेजने शुरू किए हैं व्हाट्सएप पर, और आज कॉल भी कर रहा है, लेकिन इसके जैसे और भी बहुत सारे पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और उसमें भारत से संबंधित बहुत सारा कंटेंट ये हमें भेज रहे हैं। लेकिन इन्होंने, इसी व्यक्ति ने एक वीडियो क्लिप मुझे राहुल गांधी का भेजा है, मुझे बताते हुए कि तुम अपनी औकात यहां पर देख लो। और जो इसने अपनी ऑडियो क्लिप जो आपने देखी, जिसमें जिक्र किया है कि तुम्हारा जो मीडिया है देश का, उसको आप ही के देश के लोग उसकी आलोचना करते हैं, वो जब बात इसने बोली, उससे पहले इन्होंने मुझे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का एक क्लिप भेजा है। और मेरे पास सबूत है, क्योंकि इसके टाइमलाइन से मेरे पास, इसके नंबर से वो व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया है। ये क्लिप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो डिजाइनर पत्रकार हैं, या जो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, बड़े जानकार समझते हैं, वो जब हमारे ही देश के, हमारे मीडिया की आलोचना करते हैं, तो पाकिस्तान कितना मजा लेता है, पाकिस्तान के लोगों को कितना आनंद आता है, और पाकिस्तान उसके वीडियोस कैसे सर्कुलेट करता है। तो ये वीडियो राहुल गांधी का मुझे इसी शख्स ने भेजा है जो मुझे धमकियां दे रहा है। ये वीडियो देखिए आप। आप टीवी देखते हो ना, है ना, देखते हो? अच्छा, दिन भर टीवी पे आपको किसका चेहरा दिखाई देता है? फिर से बोलो, किसका दिखाई देता है? अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, ये मीडिया के लोग बैठे हैं, आपको नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा दिखाई देता है, मगर टीवी पे आपको ना हेमंत सोरेन का चेहरा दिखेगा, ना राहुल गांधी का चेहरा दिखेगा, है ना? नहीं दिखेगा। आपने अपने आप से कभी पूछा क्यों नहीं दिखता? मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल आप अपने आप से पूछो, मीडिया किसका है? मीडिया किसानों का है? मीडिया किसानों का है?
मीडिया मजदूरों का है? मीडिया बेरोजगार युवाओं का है? नहीं, मीडिया किसका है? नरेंद्र मोदी का नहीं भैया। नरेंद्र मोदी तो उनके लिए काम करते हैं, वो नरेंद्र मोदी के मालिकों का है, हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का है मीडिया। इसीलिए राहुल गांधी का चेहरा मीडिया पे नहीं दिखाई देने वाला। राहुल गांधी का चेहरा देखना है, राहुल गांधी का चेहरा देखना है तो जाके किसान के घर में चले जाओ, उससे पूछो तुम्हारा काम कौन करता है, किसान बताएगा राहुल गांधी करता है। राहुल गांधी का चेहरा देखना है तो बेरोजगार युवा के पास जाओ, उससे पूछो भैया तुम्हारे लिए कौन खड़ा होता है, बेरोजगार युवा कहेगा राहुल गांधी खड़ा होता है। तो राहुल गांधी की ये जो वीडियो है ये मुझे इसी पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर से आई है, और यहां ये वीडियो आपको दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और जब हमारे खुद के नेता अपने ही देश की बुराई करते हैं तब पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो उसका बड़ा मजा लेते हैं और अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में अपने भाषण में भी कर लिया था, और जो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी उसमें भी उन्होंने राहुल गांधी के जो कोट्स थे और बयान थे उनको लगा दिया था। तो आज सिर्फ मोबाइल फोन पर ही पाकिस्तान से धमकियां नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल्स भी अचानक से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान के इन ट्विटर हैंडल से भारत के उन गिने चुने पत्रकारों के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं जो सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं, और आजकल उन पर केसेस किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। इस समय आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान का एक ऐसा ही ट्विटर हैंडल है। यह ट्विटर हैंडल पाकिस्तान के जेलम शहर से संचालित होता है, और इस ट्वीट को 400 से ज्यादा रीट्वीट्स और 4000 लाइक्स मिले हैं। ऐसे ट्वीट्स देखकर साफ है कि पाकिस्तान की एक टीम भारत में भी खेल रही है, और इस टीम के खिलाड़ियों के नाम अब पूरा देश जानने लगा है। हम जिस मीडिया जिहाद के बारे में बार बार जिक्र करते हैं, ये ट्वीट्स उसी मीडिया जिहाद का बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसलिए हम बार बार उस दिन भी आपको कह रहे थे, जिहाद सिर्फ हार्ड जिहाद नहीं होता, सिर्फ आतंकवाद और बंदूक से नहीं, एक सॉफ्ट जिहाद भी होता है जो सोशल मीडिया से होता है, और आज हमने नाम दिया है धमकी जिहाद। अब धमकियों के जरिए भी ये जिहाद किया जा रहा है। ये लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के नंबर से फोन करेंगे और हम लोग डर जाएंगे। ये लोग सोचते हैं 1 FIR हो जाएगी, 2 FIR हो जाएंगी, 50 FIR हो जाएंगी और हम लोग सच बोलना बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शख्स ने भी ये सोचा था कि ये फोन करेगा, मैं डर जाऊंगा और मैं चुपचाप किसी को नहीं बताऊंगा, और उसके बाद शाम को मैं पाकिस्तान का पी भी आपके सामने बोलूंगा नहीं और जिहाद का ज भी आपके सामने बोलूंगा नहीं। इन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मैंने इस आदमी का नंबर सबको बता दिया, और उसी वजह से ये सारे लोग परेशान हैं। अब धमकी दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। शुक्रवार को डीएनए में हमने आपको असली जिहाद का अर्थ बताया था। देखिए, यहां पर भी असली जिहाद और नकली जिहाद की बात है, और कैसे हमारी शराफत का यहां बैठे हुए जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं वो कैसे फायदा उठाते हैं, ये आज आपको बताना चाहते हैं। हमने आपको कुछ बताया था उस दिन। भारत और पाकिस्तान में बैठे इस्लाम के ठेकेदारों को यह सच पसंद नहीं आया, और उन्होंने इससे जुड़ी क्लिप को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और यह कहा कि जिहाद के बारे में जो उस दिन मैंने आपको बताया कि जिहाद जब शुरू में इसकी बात हुई थी तब इसमें बेकसूर लोगों का खून बहाने की बात नहीं की गई थी, इसका दुरुपयोग हुआ है। उसके बाद से ये सारे लोगों को ये लगा कि शायद हम डर गए हैं, और इसलिए हमने जिहाद की अच्छी बातें आपको बतानी शुरू कर दी हैं। इन लोगों का चरित्र ही ऐसा है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बातें करते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी यही करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की आड़ में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका सपना पूरा हो जाए। यानी इनको लोकतंत्र की आजादी भी चाहिए, और उस आजादी के पीछे ये इस्लामिक राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें 70 साल से जो VIP स्टेटस मिला हुआ है वो आगे भी मिलता रहे। इन्हें दोनों चीज चाहिए। इसलिए हम इनसे कहना चाहते हैं, आप चुन लीजिए आपको कौन सा इस्लाम अपनाना है। आप दोनों इस्लाम नहीं अपना सकते। आप एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, और दूसरी तरफ आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। दोनों चीजें नहीं चलेंगी, एक चीज चुन लीजिए। इस सपने के बीच सिर्फ जी न्यूज खड़ा हुआ है, और यही वजह है कि पहले सिर्फ भारत में बैठी पाकिस्तान की टीम जी न्यूज का विरोध करती थी,
और अब पाकिस्तान में बैठे इस्लाम के ठेकेदार और जिहाद के समर्थक भी जी न्यूज को धमकियां दे रहे हैं। आज हम उन लोगों को पाकिस्तान में बैठे इस्लाम के कुछ ठेकेदारों के बयान सुनवाना चाहते हैं। आप सुनना चाहते थे जिहाद की सच्चाई क्या है? आपने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। हमने आपको बताया कि सारे मुसलमान ऐसा नहीं सोचते। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान देशभक्त हैं। सारे मुसलमान जिहादी नहीं हैं। लेकिन आपको यह लगा कि यह बात कहकर हम डर गए। आपको यह लगा कि शायद जिहाद की जो डेफिनेशन है अब हम उसको बदल देंगे। यह बयान सुनकर सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे भारत में जिहाद और गजवाए हिंद पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजेंडा है। अब आप खुद सुन लीजिए आपके अपने लोग जिहाद के बारे में क्या कहते हैं। सिंध यानी पाकिस्तान और फिर चाइना फतह होगा। हिंद सिंध यानी पाकिस्तान और चाइना, चीन भी फतह होगा। ये पूरा खित्ता फतह करेंगे महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर और हिंदुस्तान के बादशाह पाबंद सलासिल किए जाएंगे। जंजीरों में जकड़ कर बैतुल मक़दिस में हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के तख्त के सामने पेश किया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम उस तरफ जिहाद में मसरूफ होंगे और उनका भेजा हुआ लश्कर ग़ज़वा-ए हिंद में मसरूफ होगा। बाकी यह है कि एक और हदीस है जिसमें कहा गया है कि मेरी उम्मत के 2 लश्करों को अल्लाह ताला ने जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया है। एक वो लश्कर है कि जो हिंद पर हमला आवर होगा और एक दूसरा लश्कर वो होगा जो हजरत ईसा के साथ जाकर खड़े होकर और दज्जाल का मुकाबला करेगा। ये 2 लश्कर है और ये एक वक्त की बात नहीं है। ये नहीं है कि वही लश्कर जो है उस हिंदुस्तान को फतह करेगा और वही फिर जाकर इस फिलिस्तीन को आजाद कराएगा। नहीं, ये 2 लश्कर अलग है। एक तरफ सवाल किया था कि पाकिस्तान जो है एक गरीब मुल्क है और इस गरीब मुल्क को एटम बम बनाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि बुनियादी तौर पर देखें एटम बम, नाइजीरिया ऑयल रिच कंट्री है, एटम बनाने चला नहीं बना सका। इराक नहीं बना सका। सऊदी अरब के पास पैसे की कमी है, नहीं बना सके। ईरान के पास टेक्नोलॉजी, मतलब आप नजर करें उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतने हैं जिसकी हिसाब ही नहीं, वो नहीं बना सके। पाकिस्तान में बन गया। असल मसला यह है कि पाकिस्तान जो है ग़ज़वा-ए हिंद का गैरिजन है। गैरिजन में कुछ और नहीं होता। गैरिजन में एफिल टावर नहीं बनता होता, ठीक है। गैरिजन में स्काई स्केपर नहीं बनते होते। गैरिजन में एटम बम भी बना करता है और वो एटम बम आप अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर एटमी ताकत इसलिए बनाया है कि कल को इस खित्ते ने बुनियादी तौर पर उस दूसरे खित्ते के साथ लड़ाई करनी है। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों था? अल्लाह के राजों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि ग़ज़वा-ए हिंद लड़ना है। हुजूर की उस हदीस में पूरा होना है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान दोबारा कब्जा करेंगे और जिसके लिए पाकिस्तान को एक फौजी ताकत और एटमी कुव्वत बनना था। यह पाकिस्तान के बनने की वजह है। ये उम्मीद बाकी है, बाकी नहीं है। हुजूर की हदीस है, लाजिम होना है। उम्मीद बाकी नहीं, होना है। इसमें इंशाअल्लाह की भी जरूरत इसलिए नहीं है कि हुजूर का हुक्म है। इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि शायद अल्लाह चाहे या ना चाहे। हुजूर ने फरमा दिया है, होना है। खुशनसीब लोग तलाश किए जा रहे हैं कि कौन उस खुशनसीब नसीब का हिस्सा है। कि 2 ग्रोहों को अल्लाह ने आग से बचा लिया है। नंबर 1 जो ग़ज़वा-ए हिंद में शामिल होंगे और नंबर 2 ईसा इब्न मरियम के साथ जो लोग शामिल होंगे। इसमें भी इशारा मिल रहा है कि कुर्बे क़यामत में ही कोई मामला होगा। तो इस तरीके से वो मोहम्मद बिन कासिम अपने ऊपर लगाता रहा, उसके बाद महमूद गजनवी अपने ऊपर लगाता रहा, आज लश्कर तैयबा अपने ऊपर लगा रही है। ओ भाई ये कुर्बे क़यामत में होना, वल्लाहु आलम ये किसके ऊपर फिट होती है। ये सारी गल बड़ी सिंपल है। इहदे बनन दा कोई मकसद ही नहीं अगर इहदा किरदार ग़ज़वा-ए हिंद च ना होंदा। इहदा मकसद ही वजूद पाण दा ग़ज़वा-ए हिंद है। लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, हरकतुल अंसार, हिज़्बुल मुजाहिदीन, अफगान मुजाहिदीन, तालिबान, ये कहां जाएंगे? तेरी नालायक एजेंसियों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, ये कहां जाएंगे? तो हम बतला देते हैं, ये ग़ज़वा-ए हिंद के लिए कश्मीर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। और ये हम नहीं कह रहे, सब आप ही के अपने लोग कह रहे हैं। जिहाद की डेफिनेशन क्या है, जिहाद का मतलब क्या है, अब आप खुद समझ लीजिए। ग़ज़वा-ए हिंद को ये लोग जिहाद समझते हैं और ग़ज़वा-ए हिंद है भारत पर कब्जा कर लेना। तो हमने
क्या गलत कहा। ये सब कुछ हो रहा है और ये लोग अपने मुंह से खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इनके जो इरादे हैं वो यही हैं। आज जिहाद के विषय पर हमने कुछ और बड़े लेखकों और विशेषज्ञों से भी बात की है। इन लोगों ने जिहाद को लेकर कई बड़ी मशहूर पुस्तकें लिखी हैं, इसलिए आप एक बार इन सारे लेखकों की और विद्वानों की जुबानी जिहाद की परिभाषा फिर से समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें तकलीफ तो बहुत होगी आज, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आज इस तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन उनकी जानकारी के लिए भी हम आज ये एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए चला देते हैं। जिहाद दो किस्म के होते हैं, एक छोटा जिहाद और एक बड़ा जिहाद। बड़ा जिहाद वो जो एक मुसलमान अपने साथ लड़ता है, अपने आम को, ईगो को और अपनी जो शान हैं इसको खत्म करके जमीन से अपने आप को जोड़ता है, वो है बड़ा जिहाद। लेकिन असली जिहाद छोटा जिहाद है। वो क्या है कि तलवार और हथियार से लेके दुश्मन को मुसलमान करने के लिए हमला करें। छोटा जिहाद वही है जिसके तहत ईरान पे कब्जा हुआ, मिस्र पे कब्जा हुआ, ये जो फलस्तीन का इलाका इसको, या तुर्की, ये सारा इलाका जो है चीन तक और वहाँ स्पेन तक और हिंदुस्तान तक, ये तमाम इस्लामिक जिहाद के नाम पे हुआ। इसीलिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उनका भी नाम आजकल इस्लामिक जिहाद होता है, लेकिन ये कहलाया जाता है छोटा जिहाद। ये FIR जिहाद जो है कि आप बात करें, अगर क्रिटिसिज्म करें आप मौलवियों की तो आपके ऊपर FIR लग जाएगी, तो वो FIR जिहाद है। इसकी तो आप ये समझिए कि एंड को जस्टिफाई द मीन्स की बात है कि एंड में आपको ये है कि हम औरंगजेब की तरह दोबारा इस धरती पे हुकूमत करेंगे और हिंदू जो हैं हमारे जूते साफ करेंगे। ये क्लियर हेडेड गोल है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान के कई मुसलमानों का, जो खास तौर पे जो मौलवी लोग हैं वो ये सब जानते हैं, क्योंकि ये कभी इन्होंने आम जिहाद या जो छोटा जिहाद है उसको कंडेम नहीं किया। जिहाद इस्लाम की जिद्दोजहद है, इस्लाम की लड़ाई है। दुनिया भर में इस्लाम को फैलाने के लिए और उसके लिए ही ये स्ट्रगल है। और ये जब से उनका अपना बिलीफ है, यकीन है उनका कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक जिहाद चलता रहेगा, जब तक कि सारी दुनिया मुसलमान नहीं हो जाए। तो ये है, और उसमें हिंदुस्तान का नाम भी प्रोमिनेंटली आता है, क्योंकि अगर आपने सुना हो तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कि प्रॉफिट मोहम्मद के उससे बोला गया है कि ग़ज़वा-ए हिंद, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो इस्लामिक सोल्जर हैं वो एक दिन जाके भारत पर लड़ाई करेंगे और वहाँ पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो वो ग़ज़वा-ए हिंद भी एक कॉन्सेप्ट है, वो जिहाद से एसोसिएटेड है। एक है जिहाद बिल सैफ, जो तलवार से जिहाद किया जाएगा। दूसरा आता है जिहाद बिल लिसन, क्या आप जो ज़बान से जिहाद करते हैं, बोल के जिहाद करते हैं। तीसरा आ जाता है जिहाद बिल कल्ब, कि आपके मन में जिहाद है लेकिन आप उसको बाहर शो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक और कैटेगराइजेशन ये हो जाती है जिहाद की। अब ये जो हम बात करते हैं लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ये मॉडर्न टर्म्स हैं। अब आप उस टर्म को अगर इस्लामिक किताबों में ढूंढने जाएंगे तो वहाँ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पीछे अगर आप इंटेंशन देखेंगे तो आपको वही नज़र आएगी कि उन्होंने किसी भी तरह से जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनको डोमिनेट करना है। उसके मीन्स अलग अलग हो सकते हैं। जिहाद एक पुरानी परंपरा है जो काफिरों के खिलाफ इस्तेमाल होते रहा हज़ारों साल से, और ये कोई नई बात नहीं है। और जो इस मानसिकता को जानते हैं, इस सोच को जानते हैं, ये भली बात ही जानते हैं ये क्या है। और ये दुख की बात है कि हमारे देश में हम लोग ये सब समझने का प्रयास नहीं किया और हम भुक्तभोगी हैं। भारत में जब से अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया 7th सेंचुरी, तब से ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी कश्मीर में जो चल रहा है, हमारे फौज मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। केरल में होता है, बंगाल में होता है, बहुत जगह होता है। दिल्ली में भी अभी हो गया, मरकज वाले आए थे, सारे फैला दिए। तो ये चल रहा है और इसको राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब होता ही नहीं है।
ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है, एक रिलीजियस प्रॉब्लम है, इसको सख्ती से हमें डील करना पड़ेगा। अब ये भारत में, इस देश में बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है और इसीलिए हमारे देश में हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो अब तक दबे हुए थे, उनके मन में ये बात ज़रूर चल रही थी लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते थे, ये हिम्मत उनके अंदर थी नहीं। लेकिन देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं और अब इस जिहाद के खिलाफ बोलने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई है। आपने देख लिया कि जिहाद के खिलाफ बोलने पर कैसे खास सोच वाले लोग संगठित हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और फिर उन मीडिया हाउसेस को, उन पत्रकारों को रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उनके खिलाफ FIR करते हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं, कहते हैं अगर जिहाद का नाम लिया तो जेल भेज देंगे और फिर भारत ही नहीं पाकिस्तान से भी धमकियां दिलवाते हैं। इसलिए इन लोगों का सामना करना इतना आसान नहीं है। ये मुश्किल और लंबी लड़ाई होगी, हम भी जानते हैं, लेकिन हमें विश्वास है इस लड़ाई में आपका साथ हमें जरूर मिलेगा। जिहाद के खिलाफ इस लड़ाई ने पीढ़ियों का फर्क भी अब मिटा दिया है। हमें अपनी इस मुहिम में बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक का साथ मिल रहा है। देखिए, किसी देश में अगर आपको बच्चों का साथ मिल जाए और अगर आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लीजिए कि देश वाकई जाग रहा है। ये तस्वीरें उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो जिहाद के खिलाफ बोलने पर हमें डरा धमकाकर चुप करना चाहते हैं। कुछ तस्वीरें देखिए। आज आपको गुजरात के राजकोट से आई ऐसे ही एक संदेश को हम दिखा रहे हैं जिसमें एक बुजुर्ग पति पत्नी ने इस लड़ाई में हमें अपना आशीर्वाद दिया है और यह आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देश के कोने कोने से हमारे लिए ऐसे हजारों संदेश आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे जी न्यूज की आवाज बन रहे हैं। वो तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं और उनका समर्थन हमें मिल रहा है। ये जनता की असली आवाज है। ये जी न्यूज देखने वाले लाखों करोड़ों परिवारों की आवाज है। और आज हम आपको एक और बहुत विशेष खास संदेश सुनाना चाहते हैं और यह है 98 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला सुशीला जी का संदेश है जो जम्मू की रहने वाली हैं और डीएनए की नियमित दर्शक हैं। उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा है और क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं जो लगातार अपना समर्थन हमें भेज रहे हैं। देखिए। चौधरी पुत्रा तेरे करना तो फिर नहीं करना, जिहड़े लोग तेरे पीछे भेज रहे ना तो टेंशन नहीं करनी, बस तेरे करना है, ऐसी बात तेरा करना है। जय हिंद। जिहाद मेरा भविष्य निकल रहा है, इसलिए मैं निशेष चौधरी, सुधीर चौधरी अंकल के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो जैसा हम आपको कह रहे थे, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए और बच्चों का समर्थन मिल जाए, इसका मतलब यह है कि वाकई देश जाग गया है। हमें मिला यह समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस बात की खुशी है कि हमें यह समर्थन बिना किसी PR एजेंसी के, बिना कोई बड़े बड़े विज्ञापन दिखाई मिल रहा है। ये ऑर्गेनिक सपोर्ट है। अभी आपने देखा देश भर के लोग कैसे जी न्यूज को अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यहां हमें 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम आपको यह दिखाएंगे कि अब विदेशों में बैठे जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, वो भी बेचैन हो उठे हैं और प्रवासी भारतीय वहां बैठे हुए अब यहां हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। उनके क्या संदेश आए हैं विदेश से, आज वो भी आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद। When we experience the world or ourselves in a certain way for an extended period of time, बार बार अगर आपको एक ही बात सुनने को मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं कि पानी का जहाँ
जगह होती है, पानी गिरता है और उसके पास ऊपर आके महिलाएं और घड़ा रखती, मिट्टी का घड़ा रखती, बार बार वो घड़ा रखा जाता है तो वो जगह चाहे वो पत्थर की बनी हो तो भी उसके अंदर थोड़ा सर्कल बन जाता है, उसके अंदर इम्प्रेशन बन जाता है। इसी तरह से बार बार जब हमको कुछ एक चीज़ विश्वास करने को बताई जाती है तो हम धीरे धीरे हमारा माइंड अडॉप्ट हो जाता है उसकी तरफ और विश्वास करने लगता है। चाहे झूठी बात को, कैसे लोग कहते हैं कि झूठी बात को जितना तेज़ से, जितना ऊंचाई से, जितना ज़ोर से बोलोगे और जितनी बार बार बोलोगे तो संसार शायद मानने लगे कि वो झूठी बात जो है ना झूठी नहीं है, सच्चाई है। वी डेवलप आवर कोर बिलीफ दैट मेक अप आवर पैराडाइम for how life is supposed to be. That is the experience we have as children that have a long lasting impact on our minds. मैं अपना एक्सपीरियंस से फिर शेयर करता हूँ आपके साथ कि जब 65-70 साल की उम्र में 60 साल से ऊपर हो गए ना तो पिछले 10 दिन की बात है ना वो शायद भूल जाएं आप, लेकिन बचपन की बात अभी भी याद रहेगी। आपकी एज में भी होता होगा ज़रूर, आपको इसके पीछे की इमीडिएट पास की बात शायद भूल जाएं आप, लेकिन जो बचपन में कुछ बातें इंप्रेशन बने हुए हैं दिमाग में वो नहीं, अभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उस वक्त माइंड डेवलप हो रहा होता है व्हेन वी आर चाइल्ड। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली स्पीशी और ओनली बीइंग इन दिस वर्ल्ड जिसके माइंड को डेवलप होने में शास्त्रों में लिखा है लगभग 25 वर्ष लगते हैं, बाकी और कोई स्पीशी नहीं है। बड़े बड़े यानी हाथी का बच्चा भी है, उसका 6 महीने में माइंड पूरा डेवलप हो जाता है। किसी हर एक बीइंग का अपना अपना साइकिल है जो कि 6 महीने से लेके 5 साल तक का साइकिल है। एक ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली स्पीसी विच टेक्स द माइंड टू डेवलप ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने या शास्त्रों ने कहा कि 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और एक आश्रम बनाए, 25 4 साल के आश्रम बनाए। तो वो कोई बिना साइंटिफिक कारण से नहीं थी, तो यही था कि 25। तो उस वक़्त के जो एक्सपीरियंस है दे हैव ग्रेटर चांस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हाउ आवर फ्यूचर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस इन द ब्रेन, हाउ आवर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस विल डेवलप। Children तो ये सब आप लोगों का विश्वास है, समर्थन है, जिससे जिहाद वर्सेस जी न्यूज के अभियान को देश ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। सच्चाई की इस आवाज को पूरी दुनिया अब सलाम कर रही है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, दुनिया के दूसरे देश हो, दुनिया में जहां जहां भारतीय बसे हुए हैं वो लगातार इस बात को, इस खतरे को समझ रहे हैं कि अगर आज हम जैसे पत्रकारों का, हम जैसे मीडिया हाउसेज का, जी न्यूज का मुंह बंद कर दिया गया तो फिर भारत में ऐसी पत्रकारिता बचेगी नहीं जिस पत्रकारिता में राष्ट्रहित की बात की जाती हो। इसके बाद आपको सिर्फ खबरों का एक पक्ष ही देखने और सुनने को मिलेगा। प्रवासी भारतीयों के तरफ से लगातार हमें समर्थन आ रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ लोगों ने जो हमें वहां से अपने वीडियोस बनाकर भेजे हैं। नमस्कार, राज्य लक्ष्मी हियर। I live in New Jersey, USA. And my question is to all the people who are looking at this video, why is our media in India being attacked? Is it an FIR jihad now? What is going on? Why is Sudhir Chaudhary ji of Zee TV being harassed this way? There is an FIR filed against him in Kerala, and is certain people, a group of people, are they trying to stop him? Sudhir Chaudhary ji is one of the reporter that I follow every single day. I listen to his analysis, in-depth analysis of what he's reporting every single day. He's most watched
reporter from India in the world. So stop harassing him. Sudhir Chaudhary ji, we are with you. You tell us what you want us to do and we will do it. Entire NRI community is with you. Jai Hind, Bharat Mata ki jai. मैं दर्शक ग्रेवाल यूके लंदन तो एक्स मेयर ऑफ हांसलो लंदन एंड चेयरमैन ऑफ रेशियल इक्वालिटी काउंसिल आज साड़ी इत्थे इंडियन कम्युनिटी की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया है जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का काम किया जा रहा है, मीडिया के ऊपर अटैक किया जा रहा है। सुधीर चौधरी स्पेशली सुधीर चौधरी के ऊपर केस रजिस्टर किया जा रहा है केरला के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन हुई है। हम सब ने ये फैसला किया कल से हम एजिटेशन शुरू करेंगे, इंडियन हाई कमीशन को जाकर के नोटिस देंगे। उसके बाद हम स्कॉटलैंड आयरलैंड के अंदर भी और वेल्स के अंदर भी जो हाई कमीशन के ऑफिस है उनको जाकर के हम सब नोटिस देंगे कि हम यूके के अंदर भी ऐसे इश्यू कर रहे हैं। नहीं तो वो इमीडिएटली इंडिया के अंदर जो एफआईआर की गई है सुधीर चौधरी जी के खिलाफ उसको वापस लिया जाए और इन्फॉर्म किया जाए आगे के लिए डेमोक्रेसी के ऊपर कोई अटैक ना हो। इसी के ऊपर तो इंडिया नंबर 1 है डेमोक्रेसी के अंदर। आज उसको खत्म करने के लिए ये बाहरी ताकतें जो है ये कोशिश कर रही हैं कि मोदी जी के नाम के ऊपर एक दबा लगे, जिसको स्टॉप करने के लिए हम सब एनआरआई खड़े हुए हैं। हम इसको एजिटेशन को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज इसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए। थैंक यू। सुधीर चौधरी जी के ऊपर जो भारत के निर्भीक, निडर और भारत के हर एक कोने कोने से भारत की सुदृढ़ता, भारत की मजबूती के लिए सच्चा समाचार जीटीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए जिहादियों द्वारा केरल में जो एफआईआर लगाया गया है उससे बड़ा आघात लगा। मन दुखी है। इससे भी ज्यादा दुखी इस बात का है कि हमारे भारतीय लोग इसके विरोध में अपने भाव तक नहीं प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से जिहादियों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा और कुछ दिनों के पश्चात भारत का दृश्य कुछ और ही होगा। पूरी समाचार जगत में जिहादियों का अधिकार होगा और फिर आप सच्चे समाचार से वंचित हो जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमारा भारत जिहादियों के कब्जे में होगा और स्वार्थी भारत को कमजोर करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग या ऐसे लोग भारत पर राज करेंगे और फिर आप पश्चाताप करेंगे। श्री सुधीर चौधरी जी के विरुद्ध वामपंथियों द्वारा जो केरला में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं सुधीर जी से ये अनुरोध करता हूं कि वो किसी भी प्रकार के दबाव में न आए और अपना जो कार्य जिस प्रकार वो पहले कर रहे थे और निष्ठा के साथ करें। हम वामपंथियों के द्वारा इस की गई कार्रवाई की भर्त्सना करते हैं और ये सीधा सीधा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे भारी आघात है और इसको किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। और मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि सुधीर चौधरी जी को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और देश के जितने भी पत्रकार हैं जो इस प्रकार की निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं उनको भी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत। आपने नोट किया होगा कि अचानक पिछले कुछ हफ्तों में जो पत्रकार हैं उन पर हमले हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर एफआईआर हो रही हैं, धमकियां मिल रही हैं, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो पत्रकार आपके सामने सच रखते हैं उन्हें यह बताया जा रहा है कि सच कहना छोड़ दो वरना मुसीबत में फंस जाओगे, जिहाद के बारे में बात करना छोड़ दो नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा। ये मीडिया के कुछ खास पत्रकारों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई बनती जा रही है और विपक्षी दल जहां जहां जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मीडिया के लिए अब यह बहुत जरूरी है, हालांकि मीडिया में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन मीडिया के लिए भी अब यह बहुत जरूरी है कि पूरा मीडिया एक साथ आकर इस नई चुनौती का मुकाबला करे। और हमें खुशी है कि इस बार कई वरिष्ठ पत्रकार अब खुलकर बाहर निकल रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। इसमें आज
कई पत्रकार ऐसे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, जिन्हें आपने अलग अलग चैनल्स पर देखा होगा, जिन्हें अलग अलग अखबारों में जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, उनके लेख पढ़े होंगे, वो सब आज बाहर निकले हैं और उन लोगों ने ये हिम्मत दिखाई है कि अब हम हिम्मत दिखाकर खुलकर सामने आएंगे और ये जो मुहिम चल रही है पत्रकारिता के खिलाफ इस देश में, उसे हम रोकेंगे। आज कुछ पत्रकार सामने आए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश में और बड़ी संख्या में अलग अलग मीडिया हाउसेज, न्यूज़पेपर्स और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के लोग ऐसे ही हिम्मत दिखाकर इस बार इस लड़ाई में मिलकर इस देश का साथ देंगे। ये एक बहुत बड़ा खतरा है और ये गठजोड़ है उन लोगों का जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, सामान्य सोच नहीं रखते हैं और उसी कट्टरपंथी सोच को बढ़ाना चाहते हैं। सुधीर को धमकी मिलना, सुधीर के बारे में केरल में एफआईआर होना, ये साबित करता है कि लोग डराना चाहते हैं, लोग उलझाना चाहते हैं। और ये जो सोच है ना इन लोगों की, जिन्होंने निरंकुश शासन किया है आजादी के बाद से लेकर अब तक, और एक बहुत ही नापाक गठजोड़ बना जो धर्म के आधार पर, कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर, और मुझे कोई कहने में हिचक नहीं होगी, वामपंथी और कट्टरपंथ का एक ऐसा गठबंधन है जो देश में उन लोगों को डरा कर रखना चाहता है जैसे सुधीर हैं, जो लोग उनके खिलाफ आवाजें उठाते हैं। ये वही कोशिश है, ये परेशान करने की कोशिश है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इससे जो एक चीज उभर के आता है वो ये है कि इसके पीछे राजनीति है और राजनीतिक कारणों से सुधीर चौधरी पर हमला हो रहा है। और मैं तो इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि सुधीर जी ऐसे फोन कॉल्स का कोई नोटिस ना लें, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि पहले ये नहीं होता था, जिसको कहते हैं डॉक्सिंग। किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी के परिवार का डिटेल्स, कौन कहाँ पे काम करता है, उसके बच्चे कहाँ रहते हैं, उसका फोन नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स जो पब्लिक की जा रही है ये इलीगल है, लॉ के खिलाफ है और ये जिसको कहते हैं अनएथिकल है। और ये यही साबित करता है कि लोग जब राजनीतिक कारणों से कोई कैंपेन छेड़ते हैं या कोई किसी को हरास करना है ये तय कर लेते हैं, तब ऐसी चीजें होती। राज्य सरकार यदि एफआईआर दर्ज कर दे, आतंकवादियों के खिलाफ कोई खबर चलाता है, सही खबर चलाता है, और उसमें यदि उनके ऊपर कोई आपत्ति भी है तो निश्चित रूप से चिट्ठी भेजी जा सकती है। कई ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, प्रेस काउंसिल है, और ज्यादा ही मामला होता है तो अदालत जाता है। लेकिन गिरफ्तारी तक के आदेश जारी करके सरकारों के जो पूर्वाग्रह हैं, राजनीतिक पूर्वाग्रह, असहमतियां प्रजातंत्र में संभव है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा सबसे बड़े कानूनवेत्ता हरीश साल्वे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत की तरफ से ही पैरवी कर रहे हैं कई मामलों में। गंभीर पाकिस्तान में जिस तरह से भारत के लोगों को रोका गया है, जेल में रखा गया है, ऐसे हरीश साल्वे का भी कहना है कि जो कुछ किया जा रहा है पत्रकारों के खिलाफ ये बहुत ही गलत है, ये उत्पीड़न है और ये गैर कानूनी है। इसलिए न्याय का सम्मान किया जाए, पत्रकारों के हितों की रक्षा की जाए। पत्रकार संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं और जिनकी असहमतियां हैं वो अलग अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि खास करके विदेशों से और खास उनके ऊपर पूर्वाग्रह के आधार पर कोई मामले नहीं होना चाहिए और सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे ऐसे पत्रकारों की रक्षा की जा सके। कोई विचार अगर आपको पसंद आए या ना आए, ये इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहां पर मतभेद का पूरा अधिकार सबको है, लेकिन किसी विचार के लिए किसी पत्रकार को मुकदमेबाजी में उलझा देना, उसे जेल भेजने पर जोर लगा देना, उसे लगातार धमकियां देना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी न्यूज के एडिटर के खिलाफ जिस तरह से एफआईआर केरल में दर्ज हुआ है कश्मीर के मसले को लेकर, ऐसा मुझे एक चिंता का विषय लगता है कि चुनिंदा पत्रकारों को चुन चुनकर उनके खिलाफ देश के अन्य भागों में एफआईआर लगाना, ये
अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। कोई भी शिकायत है तो प्रेस काउंसिल है, तो चैनल का विषय है तो चैनल के ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, जिनके पास कोई भी जा सकता है, और अगर गलत है तो वो ज़रूर माफ़ी मांगने को लगाते हैं। तो इस व्यवस्था में भी विश्वास होना चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि प्रेस की आज़ादी को महत्वपूर्ण मानकर और उसको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। और हमारी मुहिम को देखकर, हमारी हिम्मत को देखकर हमें लगातार आप सबका समर्थन मिल रहा है। इसमें आम लोग भी हैं, नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, देश के विचारक भी हैं। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी आज अपना समर्थन हमें भेजा है। रंजीत सावरकर का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। मुझे लगता है ये जी न्यूज का मामला नहीं है, ये सिर्फ जी चैनल का मामला नहीं है, ये हमारे देश का मामला है। और ऐसी बातें में जब राष्ट्रभक्ति की सजा किसी को के रूप में किसी के ऊपर मुकदमा दायर हो, तो पूरी राष्ट्रभक्त जनता ऐसे अत्याचारों के खिलाफ इकट्ठा होकर जी न्यूज के पीछे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि दूसरा मामला है कि देश के किसी वरिष्ठ पत्रकार को पुलिस द्वारा राष्ट्रभक्ति की बातें करने पर सताया जा रहा है। और मैं सभी जनता से फिर अपील करूंगा कि इस जंग में आप सब साथ में खड़े हो, जी न्यूज के साथ खड़े हो, राष्ट्रभक्ति के साथ खड़े हो, और ऐसा आप सबक दें इन लोगों को कि इसके बाद सिर्फ राष्ट्रवाद की बात चलेगी, न और कोई। हमने शुक्रवार को डीएनए में जिहाद का असली मतलब आपको बताया था और ये कहा था कि सही अर्थ में जिहाद के जो समर्थक हैं, जो मायने हैं, उनसे हमारे देश के आम मुसलमानों को हमेशा दूर रखा जाता है। जिहाद के गलत मायने बताए गए हैं। हमने आपको बताया था कि जिहाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो पवित्र युद्ध होता है, जिस परिभाषा को गलत तरीके से अलग अलग बार लोगों द्वारा पेश किया गया ताकि जिहाद का दुरुपयोग किया जा सके। जिहाद को खून बहाने की एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका आतंकवाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने जिहाद के सही अर्थ के बारे में क्या बताया कि इस्लाम और धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार, उन्हें बड़ा मजा आने लगा और उन्हें लगा कि वो जीत गए। उन्हें यह दिखने लगा कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ऐसे लोग जिहाद का सही अर्थ बताने पर हमें ही हमारा मजाक उड़ाने लगे और उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि शायद एफआईआर के डर से हमने अपने विचार बदल लिए हैं। आज हम उन सारे लोगों को यह बताना चाहते हैं कि वो पहले सोच लें। उन्हें भारत में लोकतंत्र की आज़ादी भी चाहिए और उन्हें भारत को इस्लामिक राष्ट्र भी बनाना है। उन्हें कट्टरवाद भी चाहिए, कट्टरपंथ भी चाहिए। ये लोग पहले से सोच लें कि ये लोग क्या चाहते हैं और ऐसे लोगों के बारे में आज हम आपको एक्सपोज करेंगे कि ये लोग कौन हैं। आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जो तुरंत, अगर हमने कोई सही बात भी कही, तुरंत उसका गलत मतलब निकालते हैं और फिर मीडिया में उसका प्रचार करते हैं। और इसी सोच की वजह से जिहाद का मतलब समझाने वाली डीएनए की उस क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। कई ऐसे नेता और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने ट्विटर पर इस क्लिप को, इस वीडियो को लाइक किया है, इस पर कमेंट किया है और रीट्वीट किया है। और इन लोगों में मैं आपको आज लिस्ट लेकर आया हूं कौन कौन लोग इसे लाइक कर रहे हैं और रीट्वीट कर रहे हैं। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के नेता उमर खालिद हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे कादजू, ये लोग हैं। इन लोगों से सवाल यह है कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बताएगा तो क्या वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा? क्या उसे आप मुसलमान बना देंगे? इसी तरह अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म के बारे में कोई बात समझाएगा तो क्या हम उसका धर्म परिवर्तन कर देंगे? ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने इसको लाइक किया है, रीट्वीट किया है और अपने अपने कमेंट्स इसमें डाले हैं, अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये सब लोग जब सत्ता में होते हैं, जब ऐसी जगह पद पर बैठे होते हैं जहां इनके पास ये शक्ति होती है, अधिकार होता है कोई भी फैसला लेने का, तो ये कैसे फैसले लेते होंगे। उमर अब्दुल्ला का हमने आपको नाम बताया, अब आपको समझ में आया होगा कि उमर अब्दुल्ला कितने निष्पक्ष रहते होंगे जब ये मुख्यमंत्री थे। इसी तरीके से मार्कंडे कादजू अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा दुनिया के सामने रख दी है। और ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बात कहकर
जिहाद की जो अच्छी बातें हमने प्राचीन काल से उठाकर आपको बताई, उसमें उनका लोगों का कहना है कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन बदल दिया है, अब मैं किसी मौलाना की तरह बात कर रहा हूं और आगे जब मैं दोबारा से कभी डीएनए की शुरुआत करूंगा तो बिल्कुल एक मौलाना की तरह ही करूंगा। लेकिन इनके ये इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। असल में जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी चाहते हैं और अंदर ही अंदर ये भी चाहते हैं कि ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। इन लोगों से किसी हिंदू या इस्लाम पर टिप्पणी करना या तो उसके बारे में समझाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसे लोगों को आपके सामने हम बेनकाब करना चाहते हैं। आज हमारा बहुत सारा समय इसी बात पर निकल गया क्योंकि आज आपने देखा एक नई बात हुई, पाकिस्तान की एंट्री हो गई इस पूरे प्रकरण में और अब पाकिस्तान की तरफ से भी धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। इसलिए आज दिन भर में हम बाकी खबरों के बारे में आपसे बात ही नहीं कर पाए। एक मशहूर कहावत है, उसके मुताबिक इतिहास वो बनाते हैं जो दुनिया की परवाह नहीं करते। 22 वर्ष पहले आज ही के दिन भारत ने भी एक ऐसा ही इतिहास रचा था जिसने पूरी दुनिया को 440 वोल्ट का झटका दे दिया था, हैरान कर दिया था। 11 मई 1998 की तारीख इतिहास के पन्नों में पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से दर्ज है, जब दुनिया की महाशक्तियों की इच्छा के खिलाफ भारत दुनिया की 6ठी परमाणु शक्ति बना था। तब तक तत्कालीन सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने ही परमाणु परीक्षण किए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में 11 मई से 13 मई 1998 के दौरान कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए। ये परीक्षण एक गोपनीय अभियान के तहत किए गए थे और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर लिया था। लेकिन उस समय यह बात खुद को परमाणु शक्ति का ठेकेदार समझने वाले देशों को पसंद नहीं आई थी। स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी आज हो रही है। लोग समझते थे कि भारत अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इस परमाणु परीक्षण से भारत को जो 5 चीजें हासिल हुई और जिन 5 बातों ने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, वो आज आपको समझनी चाहिए। पहली बात यह कि भारत दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर संपन्न देश बना, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई। दूसरी बात, भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए थे, जिससे उसका झूठ दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया था कि उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। ज्यादातर देशों ने भारत के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए वो सभी 5 वर्षों के अंदर हटा लिए गए। जिस अमेरिका ने भारत पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए थे, उसने 2 साल के अंदर ही सारे प्रतिबंध हटा लिए। वर्ष 2000 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के पहले दौरे पर आए। 2 दशकों में ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, क्योंकि वो भारत की ताकत को समझ चुके थे। जिसके करीब 8 वर्षों बाद अक्टूबर 2008 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और भारत और अमेरिका के बीच ये परमाणु दोस्ती आज भी कायम है। पहले लगता था यह असंभव सी बात है। पोखरण परमाणु परीक्षण का एक मकसद परमाणु ऊर्जा का असैन्य इस्तेमाल करके ऊर्जा संकट को खत्म करना भी था। भारत इस समय 6780 मेगावाट एटॉमिक एनर्जी पैदा करने की क्षमता रखता है और जल्द ही इस क्षमता को 40,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस सब से ऊपर है देश को और देश की सुरक्षा का बोध। अगर आज चीन भारत पर कोई बड़ा हमला करने से कतराता है तो इसका श्रेय अटल जी के उस फैसले को ही जाता है जिसने भारत को दुनिया में एक परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया। भारत का दबदबा दुनिया में कायम हुआ इसकी वजह से। इसलिए आज के दिन को नहीं भूलना चाहिए और किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है कि अगर उसे दुनिया से सम्मान पाना है तो उसके लिए खुद को शक्तिशाली बनाना और दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराना बहुत जरूरी है। और जिहाद के मामले में भी ये बहुत जरूरी है। ये चीजें तब रुकेंगी जब देश का समाज अपने आप को शक्तिशाली बनाएगा और अपनी शक्ति का एहसास सबको कराएगा। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। नहीं थी तो यही था कि 25, तो उस वक्त के जो एक्सपीरियंस है, दे हैव ग्रेटर चांस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हाउ आवर फ्यूचर neurological connections in the brain, how our neurological connections will develop. Children tend to adjust better to change since they do not
don't have much legacy material. To overcome when encountering the change, जब बच्चा एक कोई चेंज को एनकाउंटर करता है, जब मेरा टीचर मुझे कुछ नई बात बताता है, जब मैं छोटा बच्चा होता हूँ, I am ready to accept much more than the matured people. So, as we age, our brain becomes less plastic. We encounter more difficulties processing changes because our paradigms are more ingrained. क्योंकि दिमाग मैच्योर हो गया, अपना पैराडाइम हमने फिक्स कर लिया, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम चेंज उस वक़्त एक्सेप्ट करने के लिए कम तैयार होते हैं। और एक तो कहावत भी है कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग ए न्यू ट्रिक, कैन यू? सो दिस इज़ दी, आई थिंक वी कंक्लूड दैट our mind, the nature and neurological system makes us process the change in a faster or a slower manner. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगी कि एक्सपीरियंस है, अच्छा या बुरा नहीं है, तो सीढ़ियाँ सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी चूमेगी। लेकिन अब आगे जब चेंज आता है तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ कहा कि बोथ नेचर एंड नर्चर विल इन्फ्लुएंस how we form our core beliefs about how the world works and our role in our respective worlds. When we experience the world or ourselves in a certain way for an extended period of time, बार बार अगर आपको एक ही बात सुनने को मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं कि पानी का जहाँ जगह होती है, पानी गिरता है और उसके पास ऊपर आके महिलाएं और घड़ा रखती, मिट्टी का घड़ा रखती, बार बार वो घड़ा रखा जाता है, तो वो जगह चाहे वो पत्थर की बनी हो तो भी उसके अंदर थोड़ा सर्कल बन जाता है, उसके अंदर इम्प्रेशन बन जाता है। इसी तरह से बार बार जब हमको कुछ एक चीज़ विश्वास करने को बताई जाती है तो हम धीरे धीरे हमारा माइंड अडॉप्ट हो जाता है उसकी तरफ और विश्वास करने लगता है। चाहे झूठी बात को, कैसे लोग कहते हैं कि झूठी बात को जितना तेज़ से, जितना ऊंचाई से, जितना ज़ोर से बोलोगे और जितनी बार बार बोलोगे तो संसार शायद मानने लगे कि वो झूठी बात जो है ना, झूठी नहीं है, सच्चाई है। वी डेवलप आवर कोर बिलीफ दैट मेक अप आवर पैराडाइम फॉर हाउ लाइफ इज सपोज टू बी, दैट इज दी एंड द एक्सपीरियंस वी हैव एज चिल्ड्रन that have a long lasting impact on our minds. मैं अपना एक्सपीरियंस से फिर शेयर करता हूँ आपके साथ कि जब 65-70 साल की उम्र में 60 साल से ऊपर हो गए ना, तो पिछले 10 दिन की बात है ना, वो शायद भूल जाएं आप, लेकिन बचपन की बात अभी भी याद रहेगी। आपकी एज में भी होता होगा ज़रूर, आपको इसके पीछे की इमीडिएट पास की बात शायद भूल जाएं आप, लेकिन जो बचपन में कुछ बातें इंप्रेशन बने हुए हैं दिमाग में, वो नहीं, अभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उस वक्त माइंड डेवलप हो रहा होता है व्हेन वी आर चाइल्ड। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीशी और ओनली बीइंग इन दिस वर्ल्ड जिसके माइंड को डेवलप होने में शास्त्रों में लिखा है लगभग 25 वर्ष लगते हैं, बाकी और कोई स्पीशी नहीं है। बड़े बड़े यानी हाथी का बच्चा भी है, उसका 6 महीने में माइंड पूरा डेवलप हो जाता है। किसी हर एक बीइंग का अपना अपना साइकिल है जो कि 6 महीने से लेके 5 साल तक का साइकिल है। एक ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीसी विच टेक्स द माइंड टू डेवलप ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने या शास्त्रों ने कहा कि 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और
एक आश्रम बनाए, 25 4 साल के आश्रम बनाए, तो वो कोई बिना साइंटिफिक कारण से नहीं थी। तो यही था कि 25, तो उस वक़्त के जो एक्सपीरियंस है, दे हैव ग्रेटर चांस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हाउ आवर फ्यूचर neurological connections in the brain, how our neurological connections will develop. Children tend to adjust better to change since they don't have much legacy material. To overcome when encountering the change, जब बच्चा एक कोई चेंज को एनकाउंटर करता है, जब मेरा टीचर मुझे कुछ नई बात बताता है, जब मैं छोटा बच्चा होता हूँ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट मच मोर देन द मैच्योर्ड पीपल. So, as we age, our brain becomes less plastic. We encounter more difficulties processing changes because our paradigms are more ingrained. क्योंकि दिमाग मैच्योर हो गया, अपना पैराडाइम हमने फिक्स कर लिया, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है. हम चेंज उस वक़्त एक्सेप्ट करने के लिए कम तैयार होते हैं. और एक तो कहावत भी है कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग ए न्यू ट्रिक, कैन यू? सो दिस इज द, आई थिंक वी कंक्लूड दैट आवर mind, the nature and neurological system makes us process the change in a faster or a slower manner. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगी कि एक्सपीरियंस है, अच्छा या बुरा नहीं है, तो सीढ़ियाँ सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी. लेकिन अब आगे जब चेंज आता है तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ कहा कि बोथ नेचर एंड नर्चर विल इन्फ्लुएंस how we form our core beliefs about how the world works and our role in our respective worlds. When we experience the world or ourselves in a certain way for an extended period of time, बार बार अगर आपको एक ही बात सुनने को मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं कि पानी का जहाँ जगह होती है, पानी गिरता है और उसके पास ऊपर आके महिलाएं और घड़ा रखती, मिट्टी का घड़ा रखती, बार बार वो घड़ा रखा जाता है, तो वो जगह चाहे वो पत्थर की बनी हो तो भी उसके अंदर थोड़ा सर्कल बन जाता है, उसके अंदर इम्प्रेशन बन जाता है. इसी तरह से बार बार जब हमको कुछ एक चीज़ विश्वास करने को बताई जाती है तो हम धीरे धीरे हमारा माइंड अडॉप्ट हो जाता है उसकी तरफ और विश्वास करने लगता है. चाहे झूठी बात को, कैसे लोग कहते हैं कि झूठी बात को जितना तेज़ से, जितना ऊंचाई से, जितना ज़ोर से बोलोगे और जितनी बार बार बोलोगे तो संसार शायद मानने लगे कि वो झूठी बात जो है ना, झूठी नहीं है, सच्चाई है. वी डेवलप आवर कोर बिलीफ दैट मेक अप आवर पैराडाइम फॉर हाउ लाइफ इज सपोज टू बी. दैट इज द एंड द एक्सपीरियंस वी हैव एज चिल्ड्रन that have a long lasting impact on our minds. मैं अपना एक्सपीरियंस से फिर शेयर करता हूँ आपके साथ कि जब 65-70 साल की उम्र में 60 साल से ऊपर हो गए ना, तो पिछले 10 दिन की बात है ना, वो शायद भूल जाएं आप, लेकिन बचपन की बात अभी भी याद रहेगी. आपकी एज में भी होता होगा ज़रूर, आपको इसके पीछे की इमीडिएट पास की बात शायद भूल जाएं आप, लेकिन जो बचपन में कुछ बातें इंप्रेशन बने हुए हैं दिमाग में, वो नहीं, अभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उस वक्त माइंड डेवलप हो रहा होता है व्हेन वी आर चाइल्ड. क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीशी और ओनली बीइंग इन दिस वर्ल्ड जिसके माइंड को डेवलप होने में शास्त्रों में लिखा है लगभग 25 वर्ष लगते हैं. बाकी और कोई स्पीशी नहीं है. बड़े बड़े यानी
हाथी का बच्चा भी है, उसका 6 महीने में माइंड पूरा डेवलप हो जाता है। हर एक बीइंग का अपना अपना साइकिल है, जो कि 6 महीने से लेके 5 साल तक का साइकिल है। एक ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीसीज विच टेक्स द माइंड टू डेवलप ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने या शास्त्रों ने कहा कि 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और एक आश्रम बनाए, 25 4 साल के आश्रम बनाए। तो वो कोई बिना साइंटिफिक कारण से नहीं थी, तो यही था कि 25। तो उस वक़्त के जो एक्सपीरियंस है, दे हैव ग्रेटर चांस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हाउ आवर फ्यूचर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस इन द ब्रेन, how our neurological connections will develop. Children tend to adjust better to change since they don't have much legacy material. To overcome when encountering the change, जब बच्चा एक कोई चेंज को एनकाउंटर करता है, जब मेरा टीचर मुझे कुछ नई बात बताता है, जब मैं छोटा बच्चा होता हूँ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट मच मोर देन द मैच्योर्ड पीपल. So as we age, our brain becomes less plastic. We encounter more difficulties processing changes because our paradigms are more ingrained. क्योंकि दिमाग मैच्योर हो गया, अपना पैराडाइम हमने फिक्स कर लिया, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है. हम चेंज उस वक़्त एक्सेप्ट करने के लिए कम तैयार होते हैं. और एक तो कहावत भी है कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग ए न्यू ट्रिक, कैन यू? सो दिस इज द, आई थिंक वी कंक्लूड दैट our mind, the nature and neurological system makes us process the change in a faster or a slower manner. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगी कि एक्सपीरियंस है, अच्छा या बुरा नहीं है, तो सीढ़ियाँ सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी. लेकिन अब आगे जब चेंज आता है तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ कहा कि बोथ नेचर एंड नर्चर विल इन्फ्लुएंस how we form our core beliefs about how the world works and our role in our respective worlds. When we experience the world or ourselves in a certain way for an extended period of time, बार बार अगर आपको एक ही बात सुनने को मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं कि पानी का जहाँ जगह होती है, पानी गिरता है और उसके पास ऊपर आके महिलाएं और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है. वर्ष 1912 में आज ही के दिन मशहूर उर्दू लेखक सादत हसन मंटो का जन्म लुधियाना में हुआ था. स्कूल में वो उर्दू विषय में 2 बार फेल हुए थे. बाद में वो बोलचाल की भाषा में आम आदमी की कहानियां लिखने लगे, आसान भाषा में. अपनी लघु कथाओं के लिए मंटो को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में गिना जाता है. मंटो की पहली कहानी का नाम था तमाशा, जो जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित थी. इसके अलावा बू, ठंडा गोश्त, धुआं और टोबा टेक्सिंग सादत हसन मंटो की कुछ खास रचनाएं हैं. सादत हसन मंटो पर पहले हिंदुस्तान में और फिर बंटवारे के बाद पाकिस्तान में कई बार अश्लील साहित्य लिखने के आरोप भी लगे, लेकिन इन आरोपों के बावजूद कभी उन पर यह दोष साबित नहीं हो पाया. वर्ष 1997 में आज ही के दिन IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को दूसरी बार हराया था. इससे पहले वर्ष 1996 में भी डीप ब्लू ने गैरी कास्परोव को पहले गेम में हराया था, जिसके बाद गैरी कास्परोव ने वापसी की और अपनी कुशलता से डीप ब्लू को
4-2 से हरा दिया। इस हार के बाद डीप ब्लू को अपग्रेड किया गया और फिर डीप ब्लू ने वर्ष 1997 में गैरी कास्परोव को हरा दिया। डीप ब्लू कंप्यूटर की खासियत यह थी कि वो एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालों का आकलन कर सकता था और गणना करने की इसी क्षमता से डीप ब्लू ने वर्ल्ड चैंपियन कास्परोव को हरा दिया था। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, वर्ष 1974 के बाद आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुए इस परमाणु परीक्षण में 5 विस्फोट किए गए थे, जिनमें से 11 मई को 3 और 13 मई को 2 विस्फोट किए गए। 11 मई को हुए 3 परमाणु परीक्षणों की कुल क्षमता करीब 55 किलोटन थी और ये परमाणु परीक्षण अमेरिका की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और मशहूर वैज्ञानिक आर चिदम्बरम इस ऑपरेशन के मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं। औपचारिक तौर पर इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और वर्ष 1927 में आज ही के दिन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की स्थापना अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई थी। ये एकेडमी हर वर्ष एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स का आयोजन करती है, जहां सिनेमा की दुनिया में महत्वपूर्ण काम और योगदान के लिए दुनिया भर के कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। ऑस्कर्स के लिए 24 अलग अलग श्रेणियों में विजेताओं को चुना जाता है। एकेडमी अवार्ड्स को आज भी फिल्मों की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और महात्मा गांधी अक्सर कहते थे, पहले वो आपकी अनदेखी करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, इसके बाद वो आपसे लड़ेंगे और आखिर में आप जीत जाएंगे। इसलिए सच के रास्ते पर चलने से डरिए मत, आखिर में जीत आपकी ही होगी। नमस्कार।